कॉलेज से पढ़ के फेल होके आया था। अच्छा, फेल होके आए थे आप? तो घर की स्थिति उन दिनों ऐसी नहीं थी कि वो बेचारे सपोर्ट कर सके। क्या आपको कभी ऐसा लगा अपनी जर्नी में कि घड़ी डिटर्जेंट इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा, घर घर में उसका नाम हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा था? ऐसा इतना कभी नहीं सोचा, मेरे कभी नहीं सोचा। जो टैग लाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बहुत कैची है, एकदम से लोगों को पकड़ लेती है ना? वास्तव में उसने हमारे लिए सीन चेंज कर। आरएसपीएल के अंदर का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन है। तो इस कल्चर को लाने में आपकी क्या सोच रही है? सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मैं खुश है। कहा जाता है कि ये परिवार है हमारा, बिल्कुल आरएसपीएल परिवार की तरह हमारे यहाँ सब लोग। युवाओं को कुछ संदेश देना हो, जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, अपना नया कुछ काम शुरू करते हैं। एक तो उतार चढ़ाव से परेशान ना हो, घबराए ना, कि किसी को चीट करने वाला कोई काम न कर। अगर बिजनेस भी करना है तो बड़ा साफ सुथरा करें। सक्सेस एग्जैक्टली क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये बड़ी खतरनाक सवाल है। तो मेहनत के बिना मेरे कहाँ कोई जिंदगी में कुछ मिलता। कुल मिला के भगवान ने कामयाब कर दिया, यही बहुत उसकी मेहरबानी। जिंदगी में कामयाबी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो लोग अच्छा आदमी थे। हेलो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो मेरे अपने फादर हैं। इसके साथ साथ वो आरएसपीएल के फाउंडर मेंबर है। घड़ी डिटर्जेंट उनकी ही कंपनी है। सो वेलकम पापा। थैंक यू बेटे। लेकिन आज मैं इस पॉडकास्ट में उनको पापा नहीं बोलूंगी फॉर द ऑब्वियस रीजन, तो मैं इनको सर बोलूंगी। सो पापा, नो सर, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं। मैं आरएसपीएल में एलएनडी से भी रिलेटेड हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है आपके बारे में बात करते हुए, और वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई सर की, कैसे सर ने इतना बड़ा किया इस फर्म को। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर कि आपने सोप बनाने की शुरुआत कहाँ से की? सोप बनाने की शुरुआत अमिता मैंने 1966 में की। अच्छा। मैं स्कूल कॉलेज से पढ़ के फेल होके आया था। अच्छा, फेल होके आए थे आप? अच्छा। बीएससी सेकेंड ईयर में फेल हो गया था, तो घर वालों का घर बैठो, तुम काम करो। तो घर की स्थिति उन दिनों ऐसी नहीं थी कि वो बेचारे घर वाले भी हमारे ज़्यादा उसको हमें सपोर्ट कर सके। अच्छा। फिर उस वजह से ये हुआ कि अच्छा भाई कोई काम करो। बाई चांस सोप की दुकान, सोप के धंधे में जाने का एक ये बना कि एक हमारे यहाँ आता था, शक्कर का कोटा था हमारे यहाँ दुकान में, शक्कर का कोटा था। अच्छा। हलवाइयों का। अच्छा। तो उसका एक हलवाई का भाई आता था हमारे यहाँ, वो अपना कोटे का शक्कर लेने। उसमें क्या होता था कि वो आता था, दुनिया भर की लफाजी मारता था कि भाई तुम्हारे वो हमारे मालिक हैं वहाँ के साबुन वाले, पुराने साबुन वाले थे, प्रीतम सोप करके। वो उनकी बड़ी तारीफ करता था कि उन्होंने बहुत पैदा किया है। तो हमारे घर वालों ने कहा चलो यही काम करते हैं। अच्छा। तो उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, उसने कहा कुल 10,000 रुपया लगेगा, 10-15 हज़ार में हो जाएगा। खैर हमने ये सोच के घर वालों ने कहीं से 10-15 हज़ार का जुगाड़ किया और कहे आगे उन्होंने बढ़ाए। उसके बाद जब काम में हाथ डाला तो फंस गए, मुसीबत में पड़ गए। अच्छा, ओके। तब लगा ये तो बड़ा बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट का, मगर जब फंस चुके तो बात ही खत्म। जब उसको काम में हाथ डाल दिया तो पार तो लगाना ही, जैसे तैसे करके बड़ी मतलब तकलीफ से थोड़े दिन, 2-3 साल, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक स्थिति ऐसी आ गई कि हम सोप में वहाँ पे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा शुरू हुआ था, वहीं से हमने शुरू किया। बढ़ते बढ़ते जो है वो काम इतना, हम सबसे ऊपर आ गए थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो ये होता था, हम रॉ मटेरियल कच्चा माल लेने कानपुर आया करते थे। कानपुर में वहाँ हम देखते थे साबुन वाले, तो उनको जो देखते थे कि वो मतलब वहाँ रॉ मटेरियल वहीं मिलता, वहीं जाते। कानपुर वाले सब महंगे वाले तेल लगा के बना के इससे साबुन बनाते। हमारा दिमाग थोड़ा सा अजीब, मतलब क्यूरियस टाइप का था। अच्छा। हम हल्के सस्ते वाले तेलों को लेकर उस पर वर्किंग की, तो वो अच्छा रिजल्ट निकला। तो हम उस पर करके फिर वो उससे साबुन बना के जब बनाते तो दूसरों से हमारा माल बेहतर है। और उसके बाद जो है फिर हम कानपुर आने जाने में लगा कि यहाँ अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल।
वहाँ पे जाने पर फिर धीरे से हमने एक छोटी सी जगह व्यवस्था की, उसमें भी हमारा बहुत सहयोग किया। वहाँ के रॉ मटेरियल जो हमें देते थे राम लुगाया जी, अच्छा, हाँ, और उनके बड़े भाई जय किशन दास जी, अच्छा, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। फिर हम वहाँ उनके ही एक किसी मतलब एक उनकी थी फैक्ट्री खाली पड़ी थी, उन्होंने मुझे दे दी कि तुम इसमें काम करो। हमने शुरू किया और शुरू करने के बाद जो है वो अपना धीरे धीरे अच्छे ढंग से फिर कानपुर में एस्टेब्लिश 2-3-4 साल के अंदर कानपुर में हमने मनोज सोप के नाम से शुरू किया था। पहले मनोज सोप के नाम हाँ। से, हाँ, हम बच्चे थे, छोटे थे, हमें याद है कि मनोज सोप के नाम से हमारा था। हाँ, मनोज सोप के नाम से शुरू किया था। तो उस वक्त जो है फिर वो काफ़ी अच्छा चल निकला। फिर ये हुआ कि घड़ी एक छोटा नाम है, जल्दी आदमी उसको याद करेगा और बोल भी सकता है। अच्छा, फिर घड़ी के नाम से शुरू किया। अच्छा, और उसको करने के बाद धीरे से सोप में भी घड़ी काफ़ी अच्छा चलने लगा था। अच्छा, तो हम पहले ही आपने सोप में ही पहले घड़ी सोप आ गया था। हाँ, और उसके बाद आपने डिटर्जेंट का तो बाद में बेटे हमने इसलिए किया कि हम देख रहे थे धीरे धीरे निरमा है, लीवर तो खैर आगे था ही था, अच्छा, निरमा वगैरह बहुत आगे बढ़ रहे थे। लग रहा था कि सोप का जो है अब धीरे धीरे युग खत्म होने लगा। अच्छा, तो फिर हमने 84-85 में 83-84 में इसको लेके उस पर काम करते करते फिर हमने इसमें क्या 87-88 में हमने डिटर्जेंट का अच्छा। शुरू किया। हमें भी अभी तक याद है कि घर में डिटर्जेंट के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हाँ, रहती थी, और वहाँ पर ट्रायल, आप पहले ट्रायल, बहुत सारे ट्रायल चलते रहते थे उस समय डिटर्जेंट के। वो उसमें करते करते एक लिमिट तक जब काम को समझ गए तो फिर हमने अपना काम डाल दिया, शुरू कर दिया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया था काम, तो क्या सब लोगों का ट्रस्ट था आपके साथ कि ये कर ही लेगा, कि आसपास के कुछ लोगों को शक भी होता था कि कर पाएगा नहीं कर शक होता ही है। बहुत से लोग मजाक में कहते हैं अरे कहाँ फंसा यार, ये तो मर जाएगा। चलो हर तरह के लोग थे। और बाकी हमारे साथ गुरबख्श सिंह हमारे मित्र जो है, अच्छा, वो जुटे थे, वो हमारे साथ लगे रहते थे। तो कुल मिला के जो है वो, पर ये लंबी संघर्ष की कहानी रही है, एक दिन की 2 दिन की बात नहीं है। जैसे लोगों को लगता है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है तो 1-2 दिन की बात है, पर इसमें बहुत लंबी मेहनत, संघर्ष रहा है आपका सालों। मेहनत के बिना बेटे कहाँ कोई जिंदगी में कुछ मिलता। कुल मिला के भगवान ने कामयाब कर दिया, यही बहुत उसकी मेहरबानी। जब आपने घड़ी डिटर्जेंट के बारे में सोचा तो उस समय निरमा और सरफ, इनका अपने आप में बहुत वर्चस्व था। तो क्या आपको ये नहीं लगा कि इनके सामने मैं कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं, उसमें एक प्लस पॉइंट ये रहा था कि उस वक्त यूपी गवर्नमेंट ने नई कंपनियों के लिए, नए यूनिट्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए थे। अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशंस और वो सब्सिडीज वगैरह। तो उसके सपोर्ट से हम धीरे धीरे ग्रो करते गए और ग्रो करके फिर काफ़ी आगे निकल गए। फिर उस लेवल पे आगे गया, मतलब वो हमें फिर कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसे मौके आए क्या जब आपको लगा कि शक हुआ अपने ऊपर कि मैंने गलती जगह पे हाथ डाल दिया है, इसमें पैसा लगा रहा हूँ या मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं निकल रहा है? ऐसा कभी शुरुआत में जब साबुन काम किया था तब मुझे लगा था कि यार फंस गए, हमारे पास कुछ चारा नहीं था, जब हमारे पास पूंजी नहीं थी, तो वो करो या मरो वाली स्थिति थी। एक बार का जो था वो लगा दिया होगा, अब उसके बाद आगे क्या करें? फिर ये जुट गए तो फिर भगवान ने सब सही कर दिया। उसके बाद घड़ी डिटर्जेंट के आने के बाद जो है हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने गलत, फिर लगा कि चलो धीरे धीरे, कभी उतार चढ़ाव जरूर है मगर धीरे धीरे हम पार करते चले गए और धीरे धीरे बढ़ते। क्या आपको कभी ऐसा लगा अपनी जर्नी में कि घड़ी डिटर्जेंट इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा, घर घर में उसका नाम हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा था? ऐसा कभी नहीं सोचा बेटे, कभी नहीं सोचा। तो भगवान की कृपा है कि सब चीज बन गया। ऐसे हमने कभी ऐसा, हम ये सोचते थे कि हाँ ठीक है थोड़ा बढ़ के किसी लेवल पहुंच जाए, मगर बढ़ते बढ़ते काफी अच्छी स्थिति में आ गए। आपको क्या लगता है कि घड़ी में ऐसा क्या था जो उसने लोगों का इतना दिल जीत लिया? मेरे हमने हमेशा क्वालिटी बनाने का ध्यान रखा शुरू से। जब हमने साबुन काम स्टार्ट किया तब भी हमने कोशिश की
कि हम बेहतर चीज़ दें, वैल्यू फॉर मनी। और डिटर्जेंट तक आते आते काफ़ी इतना अनुभव हो गया था कैसे चीज़ों में, फिर जो चीज़ें काबू में आ गई फिर बढ़ते ही चले। तो मतलब वैल्यू फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंज्यूमर को जो भी दे रहे हैं हाँ। उनको उनके पैसों की वैल्यू दिखती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते खुले दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सीधी सी बात है, अगर आप किसी को वैल्यू फॉर मनी दोगे, उसके पैसे का उसको सदुपयोग लगेगा तो वो आपकी तरफ आएगा, बड़ा स्वाभाविक। एक और चीज जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जो टैग लाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हाँ। बहुत कैची है, एकदम से लोगों को पकड़ बहुत लेती है ना? हमें आगे बढ़ाने में इस टैगलाइन का बहुत बड़ा रोल है। ये कैची जो हमारा है, ये टैगलाइन हमारे एक साथ थे जब हम कानपुर में नए आए थे काम करने, डिटर्जेंट का, सोप का। अच्छा। कानपुर में भी हमने शुरू में सोप का काम किया। हाँ। सोप का काम में उसने जो वो अपनी सोप के बाद हमने जब डिटर्जेंट में हाथ डाला तब हमारे साथ एक मदन गोपाल अग्रवाल हैं, वहाँ के थे, है क्या बेचारा, वो तो अपने भगवान को प्यारे हो गए। तो उन्होंने हमारे पास आते थे, बैठते थे, हम लोग हम उम्र थे, वहाँ के मैं दुनिया भर की बातें बताते थे कि तुम मार्केट में ऐसा करो। उनका बहुत सपोर्ट हमें मार्केटिंग मिला। मार्केटिंग का जो ये कंसेप्ट हमारा, उसने ये जो स्लोगन है उसका हम लोग बैठ कर डिस्कस करते थे, यार ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। तो निकलते निकलते ये आया, मदन गोपाल ने बताया ये बताओ भैया। हमने कहा मदन गोपाल बस देख लो भाई। तो फिर हमें भी लगा यार बहुत कन्विंसिंग चीज़ है। फिर हमने उसको फाइनल किया और वास्तव में उसने हमारे लिए सीन चेंज कर दिया। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी भी शायद घड़ी डिटर्जेंट कोई याद करता है तो उसके मुंह में पहले यही आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसने हमारी पूरी सीन चेंज कर दिया लोगों। लेकिन चीज़ तो क्वालिटी तो अच्छी थी, ऊपर से स्लोगन ने उनका विश्वास सुनते थे और फिर इस्तेमाल करते थे, तो उनको लगता था वास्तव से धीरे धीरे आगे बढ़ते। ये RSPL के अंदर मैं L&D डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि RSPL के अंदर का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल जहाँ बहुत ज़्यादा नंबर्स की बात की जाती है तो लोग ह्यूमैनिटी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो इस कल्चर को लाने में आपकी क्या सोच रही है? हमारी सोच बेटे ये रही कि वो बेचारे वो भी हमारे साथ परिश्रम कर रहे हैं, उनका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा। उसके अलावा ये था कि हमारा सोचने का ढंग हमेशा रहा कि यार सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए खुश हैं। उसके बाद जो हमारी जिस वक्त जैसी हैसियत थी हमने उस हिसाब से उनको अपने तरफ से खुश रखने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ खुश हैं। हाँ, लंबे समय तक टिकते हैं, लंबा पूरा एक उम्र बिता करके जाते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो एक RSPL परिवार की तरह कहा जाता है कि ये परिवार है हमारा RSPL। बिल्कुल RSPL परिवार की तरह हमारे यहाँ सब लोग। अच्छा सर, आपको पता है कि मैं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करती हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि क्या इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में बात करने की आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि ज़रूरत तो है भाई, इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप हर तरह से स्वस्थ होना बहुत जरूरी। तो उसके लिए तो बेटे तुम जो कर रहे हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए? हम तो बेटे सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह की और थोड़े बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, बाकी और क्या करें। आप इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों का स्ट्रेस भी बनता होगा, चीज़ें ऊपर नीचे होती होंगी, तो जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कभी कुछ ऐसा चल रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? तो वो कहीं ना कहीं हमारी नींद को भी खराब करता है, हमारे खाने पीने के रूटीन को भी खराब करता है। हमारी निकल गई, हम तो अब स्ट्रेस लेते ही नहीं। अच्छा। सब लड़के जिम्मेदार हैं, वो करते हैं। और स्ट्रेस का वक्त तब था जब हम ग्रो कर रहे थे, तब जरूर टेंशन। फिर इस लेवल पे आ गए कि चलो भाई तो पार्ट ऑफ द गेम है, थोड़ा बहुत चलता रहता, बाकी कहीं कोई दिक्कत है लाइफ में ऐसी नहीं। तो आप बहुत ज्यादा जो भी चल रहा है उसको पार्ट ऑफ द गेम लेके चलते हैं और ये नहीं बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट के अंदर।
बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत आप हैं, लोग आपको लुकअप करते हैं, लेकिन आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत रहे होंगे जिनसे आपने देखा होगा और सोचा होगा कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना चाहिए। मेन करसन भाई पटेल, निर्माण के मां करसन भाई पटेल, उनको हमारे वर्ष हमने जब उनको देखा साइकिल, निर्मा के फाउंडर। हाँ फाउंडर। अच्छा। तो वो उनकी कहानी जब मैं सुनी कि वो साइकिल पे पेटी बांध के तो डिटर्जेंट बनाया और एक जगह खुद भेजा। अच्छा। बेचा। उसके बाद जो वो अपना धीरे धीरे बढ़ते चले गए, इंडिया के मतलब नंबर 1 के एक तरह से वो लीवर को पीछे छोड़ दिया। मगर उसके बाद जो है अब तो वो बहुत काफ़ी विद्युत उद्योगों में आगे बढ़ गए हैं, बहुत बड़ा उनका ग्रुप हो गया। तो वो हमारे एक्चुअल प्रेरणा स्रोत वही थे, हम उन्हीं को देखते। जब डिटर्जेंट काम में शुरू किया तो हमारी नज़र हमेशा उनकी एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हमने ध्यान दिया। अच्छा, तो आप उनको आपने देखा कि ये इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर? हाँ, हमने ये नहीं सोचा कि हम क्यों नहीं, हमें लगता था अगर ये कर सकते हैं तो हम भी लगे हैं, कर देंगे बस। वैसे उन्होंने खैर इतिहास बनाया, हमारे जैसे लोगों का उन्होंने जो है हौसला बढ़ाया, बहुत बड़ा रोल। अगर आपको युवाओं को कुछ संदेश देना हो जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, अपना नया कुछ काम शुरू करते हैं, उसमें फेलियर्स भी आने बहुत लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है बेटे, झटके तो लगते ही हैं, उतार चढ़ाव रहेंगे। एक तो उतार चढ़ाव से परेशान ना हो, घबराए ना, और दूसरा अपना रास्ता ना छोड़ें। एक तो सही रास्ता ये कि किसी को चीट करने वाला कोई काम न कर। अगर बिजनेस भी करना है तो बड़ा साफ सुथरा करें, किसी को गलत वायदा न करें, जो वायदा करें तो उसको चाहे नुकसान भी हो तब भी उसको पूरा करें। इस तरह मतलब किसी के साथ धोखेबाजी न करके साफ सुथरा काम करो। कहीं अगर नुकसान भी उठाना पड़े तो बिना झगड़े के निपटा लो, चाहे आगे उससे काम न करना, हाथ जोड़ दो। इस तरह के छोटे मोटे सिद्धांत हैं जिस काम में। ये छोटे मोटे सिद्धांत नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत बड़े सिद्धांत है। जब आप ये कहते हो कि हमें ईमानदारी से हमेशा काम करना है और हमें किसी को भी चीट नहीं करना है। चीट तो बेटे हमने हमेशा। और अगर कोई हमें कर रहा है तो भी हमें हाथ जोड़ लेना है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रखने। बस और उसके बाद किनारा कर लिया और अपने काम पे लगे रहे, फोकस्ड। अगर आपकी जीत का क्रेडिट किसी एक या दो चीज को दिया जाए तो आप किसको अपने इतना आगे बढ़ने का क्रेडिट देना चाहेंगे? सर भगवान के आगे, उसी के आगे, वही इसके कृपा होती तभी वही रास्ता नजर आता, वैसे ही बनता। इंसान की कोई औकात नहीं। बिल्कुल। एक चीज मुझे जो एक और लगती है पापा, वो हमारी फैमिली का सपोर्ट, दादा अम्मा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, और फिर हमारी बहनें और सब लोगों का एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, एक आपके लिए रिस्पेक्ट और लव, तो मुझे लगता है ये बहुत काउंट करता है। इसमें करता है, बिल्कुल करता है बेटा। इसमें क्या, लोगों की ब्लेसिंग्स अगर हमारे साथ तो है ही है। शुरू से वही माँ बाप की, फिर जितने भी परिवार के लोग हैं सब हमारे प्रति अच्छा ही, मतलब उनका सम्मान रहा। आप सक्सेस को कैसे मापते हैं? सक्सेस एग्जैक्टली क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये बड़ी खतरनाक सवाल तुमने पूछा। एक्चुअल सब्जेक्ट का ऐसे कोई डिफाइन करना बड़ा मुश्किल। लोग पैसे की ज़्यादा कमाने को सक्सेस मानते हैं, मगर एक अच्छे आदमी के रूप में आपको याद किया जाए, ये सबसे ज़्यादा है। कि लोग कहें कि नहीं भाई अच्छे आदमी, भले आदमी हैं। जिंदगी की कामयाबी की सबसे बड़ी बात ये है कि आप तो लोग अच्छा आदमी। अच्छा, मेरी नजर लोगों को ये समझना चाहिए कि इसने किया है तो मतलब ही इज अ गुड पर्सन, ना कि सिर्फ ये पैसों के पीछे भागा है या पैसों के लिए इसने किया है। ये पॉजिटिव एक एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमेशा मैसेज ये न जाए कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं एक तरह से अपनी ड्यूटी समझ के, और लोगों का जो मतलब हमेशा वेल विशर हमारे बने रहे, इस तरीके से हमारा काम, लोग हमारे वेल विशर बने रहे। कभी भी आपके अंदर पैसों को लेके नहीं आया कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है या पैसा कमाना है? नहीं बेटा, पैसा कमाने की तो हमें कभी दिमाग में रही कभी नहीं रहा। अच्छा। काम करना, अपना काम हम पूरी ताकत से, पूरी समझदारी से, जो हमारी समझते उसके हिसाब से, उससे हम आगे बढ़ते चले गए। कभी भी हमने पैसा तो मतलब सोचा ही नहीं कि किसी पैसे के पीछे हम पैसे पीछे काम करने का बेटा कभी हमारा मकसद
अच्छा, हाँ आपने सिर्फ ईमानदारी से काम किया कि काम करना है मुझे। हाँ, ये हम सबको यही राय देंगे कि आप अपने काम को ईमानदारी से करो तो आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई होंगी हाँ। और कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आए होंगे जिनमें आपको लो फील हुआ होगा। क्या कुछ रिग्रेट्स रहे हैं आपकी लाइफ के? कोई ऐसा रिग्रेट नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो हर एक की लाइफ में होते, मेरी भी लाइफ में, हमारी भी लाइफ, मगर रिग्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जो भी थोड़े वो झटके आए उसको सबको पार करके निकलते चले, कोई रिग्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं मेरी। क्या इसकी वजह ये रही कि आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट रिजल्ट के साथ नहीं रहा, आपने अपने कर्म पे फोकस किया? ज़्यादातर हमने कर्म के हिसाब से काम किया, रिजल्ट के लिए हम कभी परेशान ज़्यादा नहीं। रिजल्ट तो हो, उम्मीद तो हर आदमी करता है कि अच्छा करे, और उसके पीछे हम कभी ये नहीं कि कहीं दिक्कत आई लाइफ में तो परेशान हो गए, नहीं, ठीक है भाई करो। और जो उस कमी को हम समझ के दिमाग में आगे उसको भी कोशिश करते थे रिपीट ना हो। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी विश्वास छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर निराशा आ जाती है हाँ, आगे बढ़ते समय। ये सबसे बड़ी कमी है। जो बच्चे निराश का, कोई भी आदमी निराश हो गए जिंदगी में कुछ नहीं करते। जब भी उतार चढ़ाव आएंगे, लाइफ है तो उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। उस उतार चढ़ाव में आपको बहुत ही शांत दिमाग से सोचना और काम करना है। ऐसे में आप हड़बड़ाएंगे और परेशान होंगे तो और ज़्यादा दिक्कतें। आप जितने शांत और कूल होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा। तो ये शांत और कूल कैसे रहा जाए? मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसे आए तो आपने कैसे अपना शांत और कूलनेस मेरे शांत कूल ये रहे कि हमने कभी कदार एक आध दौर ऐसा भी आया तो हमारे लोगों के कर्जे हमारे ऊपर हो गए। अच्छा। तो हम उस वक्त उनसे लड़ते झगड़ते नहीं थे। हम वो हमसे कभी उल्टा सीधा कहे तुम हाथ जोड़ के आप इंतजार करो, हम आपका एक एक पैसा आपको मिलेगा। तो लोगों का विश्वास, और फिर उनके टाइम आने पे उनका सारा पेमेंट पैसा जो भी कर दिया तो उनको विश्वास जमता चला कि ये आदमी गलत नहीं है। देर में तकलीफ में भी जो है मगर ये कभी भी गलत नहीं है। उसका बड़ा फर्क पड़ा धीरे धीरे। तो ऐसा करने के लिए विश्वास भी अपने अंदर से अपने लिए चाहिए कि हम ये कर लेंगे। आजकल क्या होता है, बच्चों का अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि वो ये कर पाएंगे। बेटे सब बच्चे ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं मैं मानूंगा। समझदार पहले भी थे और आज भी हैं। नहीं, सब नहीं होते, पर जैसे कई बार ऐसा हो जाता है और ये निराशा ही, अपने ऊपर विश्वास ना होना ही हमको आगे बढ़ने से रोकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने ऊपर इंसान का विश्वास होता है तो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं बेटे, आजकल के लड़के जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी नई जनरेशन, बहुत से लोग बहुत ऊपर। विश्वास के काम में जो लग जाएगा रास्ते बनते जाएंगे। शुरुआत में दिक्कत जरूर आएगी, आती है, मगर उसके बाद आप लगे रहो और ईमानदारी से लगे रहोगे तो आपको रास्ते बनते नजर आने, आपको नजर आने के रास्ते कहाँ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको रास्ते नजर आते चले जाएंगे। शुरू की तकलीफें जरूर होंगी, रास्ते जरूर नजर आएंगे। आप सब ईमानदारी से लगे रहो। जैसे एक हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं छोड़नी कभी भी, गिव अप नहीं करना कभी। आपको कब ऐसा लगा कि एक्चुअली, कब आपको फील हुआ कि एक्चुअली आप बहुत, आपका नाम ऊपर आ चुका है, घड़ी डिटर्जेंट काफी आगे बढ़ गया है और आपने कुछ अचीव कर लिया है? ये सेंस, ये फीलिंग कब से आनी शुरू हुई आपको? लोग कहते थे कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, बस हमें तभी धीरे धीरे फील होने लगा। एक बार हमारे पास आया था इकोनॉमिक टाइम्स का एक, वो उसका नाम इस पर ध्यान नहीं आ रहा, उसने हमारा इंटरव्यू लिया था। तब हम अखबार वाला, इकोनॉमिक टाइम्स वाला, लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, उसने हमारे इंटरव्यू में हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा। कुछ तो जैसा तुम हमसे डायरेक्ट पूछ रहे हो वैसे, और कुछ स्टाफ से इधर उधर से उसने अपना। तो वो तो उनका तो प्रोफेशनल वो लोग थे। तो वो ईटी में एक आता है, ईटी इक्विटी, देखा ईटी में इक्विटी का आता है, इक्विटी का। हाँ। उसने हमारे बारे में लिखा। काफी लोगों की नजर में, हम पूरी इंडस्ट्री में हमारे लोगों को ध्यान तब से गया, तब से लोगों के ऊपर ध्यान जाने लग गया कि ये काफी बड़ा ब्रांड है। तब से मिला। सर, आजकल बहुत सारे लोग परेशान होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस करने में कि हम अपने काम को प्रायोरिटी दें कि अपने पर्सनल परिवार को देखें, और इस स्ट्रगल में जो है वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बातें हो रही हैं कि कैसे संभाला जाए। आपने अपनी लाइफ में इतना काम भी किया, इतना सब कुछ अचीव किया और साथ में अपने परिवार को भी अच्छे से टेक केयर किया, तो आपने ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? ये मुझे खुद नहीं पता। हमें सब अच्छे लगते थे, परिवार वाले बच्चे, तो हम उनके साथ भी बैठते थे और काम तो करना हमारी ड्यूटी थी।
तो कभी सोचा नहीं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कि मुझे परिवार को भी टाइम देना? ये सब बातें आजकल की जो है वो मतलब है, क्या कहते हैं, फैशन में आ गई। फैशन में आ गए हैं। वरना इन चीजों को हर आदमी समझदार अपने परिवार को भी देखता है और काम भी करता है। कभी ऐसा नहीं लगा, कभी मम्मी आपसे इस बात पे नाराज नहीं हाँ, हुई? होती थी। होती थी। किस बात पे नाराज होती थी? तुम्हें तो अपने दोस्तों के साथ, हमें उसके काम से नहीं, हम दोस्तों के साथ घूमते तो उसे इस बात बड़ा गुस्सा आता था कि हमें नहीं ले जाता कहीं वो। चलो बेटे, ठीक है। तो सर आपके साथ बात करके हमें बहुत मजा आया, मैं बहुत इंस्पायर हुई आपकी जर्नी सुन करके। वैसे तो मैंने खुद ही देखी है बचपन से लेकर के, पर आई होप हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चली होंगी और वो इससे बहुत इंस्पायर होंगे। थैंक यू वेरी मच हाँ करने के लिए और ये करने के लिए। चलो ठीक है, ओके।